हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हिस्ट्री का फुल रिवीजन। दोस्तों, हम हिस्ट्री का पूरा रिवीजन करने वाले हैं जिसमें 250 प्रश्न हैं। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिस्ट्री का पूरा रिवीजन हो जाएगा एक ही वीडियो में दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा नहीं करते थे दोस्तों, बताना है। ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है कबूतर, ऑप्शन डी है स्वास्तिक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु। शिव की पूजा करते थे, पक्षियों में कबूतर की पूजा करते थे और स्वास्तिक चिन्ह की पूजा करते थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों बताना है क्या है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये थी कि ईंटों के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के बने भवन थे। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, यजुर का अर्थ है बलिदान, त्याग। यजुर्वेद में यजुर का जो अर्थ है वो है बलिदान। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को आज पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय स्रोतों से उद्धत है? तो बताइए दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बताना है दोस्तों, किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बताना है। इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। तो दोस्तों, त्रिरत्न की जो अवधारणा है वो ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। ये जैन और बौद्ध दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, प्राचीन काल में अवध को कोसल नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर दोस्तों ये श्रीलंका में स्थित है। दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाली धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? बताना दोस्तों, इसमें से असंगत कौन सा है, भिन्न कौन सा है? इस्लाम धर्म के लिए कुरान इसका जो ग्रंथ है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है, जैन धर्म का उपनिषद है और बौद्ध धर्म का बाइबल है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का उपनिषद नहीं आगम होता है, जैन धर्म का आगम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? तो दोस्तों, धम्मेक स्तूप जो है ये सारनाथ में है। ऑप्शन ए सही होगा, सारनाथ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बताना दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ। बोध गया बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहते हैं, सीट ऑफ द होली बुद्ध कहते हैं, वह स्थान धम्मेक सारनाथ में स्थित है। धम्मेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? दोस्तों, बताना है भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बताना है दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या है?
तो दोस्तों बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह है वो हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपिटक। त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। अगला है, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। तो दोस्तों कौन सा युग्म भिन्न है उसकी पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है अवेस्ता पारसी, ऑप्शन बी है तोरा यहूदी, ऑप्शन सी है त्रिपिटक बौद्ध, ऑप्शन डी है मंदिर हिंदू। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मंदिर हिंदू। दोस्तों ये अवेस्ता का पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, तोरा यहूदी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो दोस्तों जो यह मंदिर है ये हिंदू का ग्रंथ नहीं, मंदिर भगवान की मूर्ति जहाँ होती है वो मंदिर होता है। अगला प्रश्न है, भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन किस राज्य में दोस्तों पाया जाता है ये बताना है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों जो यहूदी धर्म से संबंधित है वो है तोरा। तोरा यहूदी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेद अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है। बताना है दोस्तों जेद अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जेद अवेस्ता, ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था। तो दोस्तों मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, उसकी हत्या कर दी थी शुंग वंश ने। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस एक नाटक का विषय है। तो दोस्तों ये ऑप्शन डी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्रा राक्षस में है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था बृहद्रथ, ऑप्शन सी सही होगा बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो दोस्तों सम्राट अशोक जो हैं ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो दोस्तों चाणक्य का जो एक अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो दोस्तों ये मौर्य वंश के थे। अशोक जो थे ये मौर्य वंश के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो दोस्तों बताना है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजराज चोल, कनिष्क कुषाण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसार। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के दोस्तों जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे ऑप्शन सी श्रीगुप्त थे वो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। बताना है दोस्तों चोल राजाओं में सबसे महान कौन था। तो वो ऑप्शन सी सही होगा करिकाल था, सबसे महान शासक करिकाल था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। तो दोस्तों फाहियान था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाहियान। अगला प्रश्न है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। वो दोस्तों महेंद्र वर्मन थे। ऑप्शन बी सही होगा महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। दोस्तों चोल राजवंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल थर्ड। राजेंद्र चोल थर्ड। अगला प्रश्न है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। तो दोस्तों ये परमार वंश से जुड़े थे। राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। बताना है दोस्तों कौन से राजा मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। तो दोस्तों ये राजराज थे। राजराज थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है। तो दोस्तों पाल वंश। पाल वंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का अभ्यास किया था। तो वो दोस्तों थे राजेंद्र चोल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न है,
प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो दोस्तों ये तमिलनाडु और केरल पर किया था। अगला प्रश्न है, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर जो है तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता हैं, तिरुवल्लुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं, ऑप्शन डी सही होगा, बराहमिहिर है। ऑप्शन डी सही होगा, बराहमिहिर। अगला प्रश्न है, सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता चिकित्सा की शाखा से संबंधित है? चरक संहिता सही चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों ये आयुर्वेद से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति डैश में लिखा गया था? प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति डैश में लिखा गया था? तो दोस्तों ये जो लिखा गया था संस्कृत में लिखा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? पंचतंत्र किसके द्वारा रचित कहानी है, बताइए दोस्तों। तो ये जो है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुकुरल जो है संस्कृत में नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो दोस्तों यह जो है लीलावती है। ऑप्शन बी सही होगा, लीलावती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो दोस्तों ये भास्कर थे। ऑप्शन सी सही होगा, भास्कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता था? बताना है दोस्तों किस मंदिरों को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता था? तो दोस्तों ये कोणार्क मंदिर, ऑप्शन ए सही होगा, कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों जॉर्ज बुलर ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा, जॉर्ज बुलर। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज बुलर ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कार्ले जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? बताना है दोस्तों विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों दिलवाड़ा का मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका डैश प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका डैश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार का उजागर करता है? खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो दोस्तों ये नागर शैली को उजागर करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागर शैली। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित हैं? बताना है दोस्तों भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ये जो हैं औरंगाबाद में स्थित हैं। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, औरंगाबाद में स्थित हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। दोस्तों अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है,
भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हनमकोंड शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण द्वारा कराया गया था। बताना है दोस्तों, ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ये रुद्रदेव के द्वारा करवाया गया था। हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण रुद्रदेव द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती और न ही संचारित होता है। वह धातु से बना है। बताना है दोस्तों ये किस धातु से बना है? अशोक स्तंभ जो है दोस्तों ये लौह धातु से बना है, लोहा से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है? तो दोस्तों जो महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर बौद्ध मंदिर है ये बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन है? तो दोस्तों वो 2री सदी ईसा पूर्व की हैं। 2री सदी ईसा पूर्व इतनी प्राचीन है। अगला प्रश्न है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है। बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। बताना है दोस्तों, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है। बागलकोट कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों पडक्कल में स्मारकों का समूह। पडक्कल में स्मारकों का समूह। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। बताना है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? तो दोस्तों ये चोल साम्राज्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र चोल प्रथम ने। राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में है? बताना है दोस्तों, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले जो किस राज्य में स्थित है बताना है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों ये होयसल शासन के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो ये खंडगिरी गुफाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खंडगिरी गुफाएं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पल्लवों द्वारा। ऑप्शन डी, पल्लवों द्वारा। अगला प्रश्न है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये अशोक ने बनवाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? दोस्तों बताना है बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये पल्लव के शासनकाल में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो दोस्तों ये 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो दोस्तों ये ग्रेनाइट से बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, तांत्रिक योगिनी
पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है। तो दोस्तों ये उड़ीसा माना जाता है। तांत्रिक योगिनी का मूल स्थान उड़ीसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये महाबलीपुरम में स्थित है। सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित है 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है ये बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। बताना है दोस्तों, गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। तो दोस्तों ये कुषाण के साम्राज्य में हुआ, कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों श्रवणबेलगोला जो है ये कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता की गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म, अजंता की गुफा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध दोस्तों कितने दिनों तक चला था? तो ये 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ये दोस्तों भीमदेव सोलंकी द्वितीय था। ऑप्शन सी सही होगा, भीमदेव सोलंकी द्वितीय। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पहिए किसने बने थे? सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो दोस्तों ये लकड़ी के बने थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी। सबसे पहले पहिए लकड़ी के बने थे। अगला प्रश्न है, डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। तो दोस्तों ये सांप और सीढ़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांप और सीढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है वो है ऑप्शन बी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। इसमें दोस्तों सैयद वंश भी है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अगला प्रश्न हो जाएगा, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो दोस्तों ये असम में मौजूद था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। अगला प्रश्न है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताना है दोस्तों दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुगल। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? 13वीं सदी में बख्तियार के खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन। ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा अजमेर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्लामी शिल्पकला को कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है भारत के किस युग से संबंधित हैं? भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है भारत के किस युग से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत। दोस्तों ये सब प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इसका जो कार्य पूरा कराया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न है,
अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांद बीबी। ऑप्शन सी चांद बीबी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो दोस्तों ये चार मीनार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चार मीनार। ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डैश में स्थित है? टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डैश में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। टावर ऑफ विक्ट्री राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो दोस्तों ये ऑप्शन डी सही होगा, खगोलीय वेधशाला है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। अगला प्रश्न है, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है? वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो दोस्तों ये गोलकुंडा हो जाएगा। इसका सही आंसर है गोलकुंडा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों ये सिसोदिया वंश की राजधानी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिसोदिया वंश। अगला प्रश्न है, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? कितने शहरों में महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? तो दोस्तों 5 शहरों में जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, गोलकोंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था? गोलकोंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था? तो दोस्तों ये कुतुब शाही राजवंश द्वारा बनवाया गया था, कुतुब शाही राजवंश द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो दोस्तों ये खगोलीय वेधशाला इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? दोस्तों ये हरिहर थे, हरिहर प्रथम। ऑप्शन सी सही होगा, हरिहर प्रथम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों ये अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, बहादुर शाह जफर इसकी उपाधि है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हुआ करती थी वो हम्पी हुआ करती थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हम्पी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा है? बताना है दोस्तों इनका उल्टा सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, ये इनका उल्टा अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? दीन इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो दोस्तों दीन इलाही अकबर द्वारा प्रचलित किया गया था। अगला प्रश्न है, डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे? बताना है दोस्तों डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो दोस्तों ये अकबर थे, भारत के तीसरे मुगल सम्राट अकबर थे। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये बाबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही होगा, बाबर। अगला प्रश्न है, अकबर की प्रशासनिक सीट थी? अकबर की प्रशासनिक सीट थी? तो दोस्तों ये दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। अगला प्रश्न है, जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था? जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था? तो दोस्तों ये ऑप्शन भी सही होगा, फोर्थ, जहांगीर भारत का चौथा बादशाह था। अगला प्रश्न है, लाल बलुआ पत्थर कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? बताना है दोस्तों लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है जिसमें जहांगीर का महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो दोस्तों ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ये आगरा में स्थित है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है,
चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो दोस्तों इसका डिस्कस कर चुके ऊपर हैं, ये प्लेग, ऑप्शन बी सही होगा, प्लेग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो दोस्तों ये चार मीनार हो जाएगा, ऑप्शन सी चार मीनार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? बताना है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में कौन सा एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोल गुंबद। गोल गुंबद फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो दोस्तों ये कुतुब शाही मकबरा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कुतुब शाही मकबरे। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? तो दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? दोस्तों ये जल से घिरा है, पानी से घिरा है। अगला प्रश्न है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो दोस्तों ये लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमृत सरोवर झील के किनारे। अमृत सरोवर झील के किनारे स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया? मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया? तो दोस्तों ये औरंगजेब द्वारा संपूर्ण किया गया था। मक्का मस्जिद औरंगजेब द्वारा संपूर्ण किया गया था, जो हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और उन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तबला और सितार के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों स्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलान करें। दोस्तों एक तरफ है स्मारक और एक तरफ है स्थान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गोलकुंडा हैदराबाद में है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है, रानी की वाव पाटन में है। अगला प्रश्न है, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था? बताना है दोस्तों। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं है बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एंग्लो और बांग्ला। एंग्लो और बांग्ला इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो दोस्तों ये कराया गया था सेंट एंजेलो फोर्ट। ऑप्शन ए सही होगा सेंट एंजेलो फोर्ट। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था? तो दोस्तों इसने 1600 से 1612 में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो दोस्तों सूती एवं रेशम का करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन बी सही होगा, जॉन कंपनी। अगला प्लस प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो दोस्तों वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था, केरल के कालीकट तट पर आया था। अगला प्रश्न है, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? तो दोस्तों वो थी ऑप्शन ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस नदी में आए थे? पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? सॉरी दोस्तों, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो दोस्तों ये 16वीं सदी में आए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 16वीं सदी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। ऑप्शन बी, पटना। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो दोस्तों ये कप्पकाडू केरल में उतरा था। कप्पकडाबू केरल में उतरा था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो दोस्तों ये कालीकट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कालीकट। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मराठाओं ने युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? बताना है दोस्तों किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न है, डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो दोस्तों ये हैदराबाद था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो दोस्तों ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था? तो बताना है दोस्तों, डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैसूर में, भारत के मैसूर में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कोलकाता में स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो दोस्तों ये भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों बंगाल में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में चलाई गई थी। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? ये महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1857 के विद्रोह, 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न है, सिपाही का विद्रोह में 1857 में शुरू हुआ था। सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 में शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये मेरठ से शुरू हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरठ। अगला प्रश्न है,
ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? तो दोस्तों ये मेरठ से शुरू हुई थी। सिपाही बगावत मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत देश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। भारत देश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो ये 1858 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1858। अगला प्रश्न है, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? बताना है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था, वो कौन थी? तो उनका दोस्तों नाम है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली। उस दुकान का नाम क्या था? बताना है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली। उस दुकान का क्या नाम था? तो दोस्तों उसका नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? तो दोस्तों वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी सही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न होगा, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये हैं डॉक्टर राजा राममोहन राय। ऑप्शन डी सही होगा, राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों वो स्वामी विवेकानंद जी थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये बॉम्बे में की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉम्बे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। अगला प्रश्न है, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो दोस्तों थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी सही होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो दोस्तों जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन डी सही होगा, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो दोस्तों थी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो दोस्तों एनी बेसेंट थी। 1917 ईस्वी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है,
स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1885 में। राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? तो दोस्तों इसे 1911 में बनाया गया था। 1911 में घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1906 में हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1906। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में जो है ये बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? दोस्तों ये कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया था 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1915 से 16 ईस्वी में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये 1925 में हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1925। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? बताना है दोस्तों इनमें से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नाना साहेब। ऑप्शन डी नाना साहेब सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों वो था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये जो स्थापना की गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भगत सिंह। अगला प्रश्न है, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन डी सही होगा बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों वो हैं सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? बताना है दोस्तों किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन डी सही होगा प्रीतिलाल वांडेदार, प्रीतिलाल वांडेदार, सॉरी प्रीतिलता वांडेदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है? बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है? तो दोस्तों वो चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? बताना है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? तो दोस्तों वो है ऑप्शन सी हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्थान, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन वह भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी। निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खुदीराम बोस। दोस्तों खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की मौत। ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की मौत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो दोस्तों वो जो थे, ऑप्शन बी सही होगा, बी डी सावरकर। ऑप्शन बी, बी डी सावरकर। अगला प्रश्न है, अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डैश द्वारा आयोजित की गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डैश द्वारा आयोजित की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों इनको जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 1931 में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एक साथ में। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो दोस्तों वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय का निवास स्थल है? लाला लाजपत राय का निवास स्थल है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। ऑप्शन सी, पंजाब सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो दोस्तों अन्य जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो दोस्तों थे मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो दोस्तों वो थे जेपी सॉन्डर्स। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। इसमें बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के किसी को भी गिरफ्तार कर रहे थे ब्रिटिशर्स। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनायक सावरकर। विनायक सावरकर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओडायर को किसने मारा था? जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओडायर को किसने मारा था? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था? तो ये दोस्तों 1919 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो दोस्तों ये 1919 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो दोस्तों ये मोतीलाल नेहरू थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था?
तो दोस्तों ये बैसाखी के दिन हुआ था, बैसाखी के त्यौहार के दिन हुआ था। अगला प्रश्न है 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? दोस्तों ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मशहूर हिंसा, ऑप्शन सी मशहूर हिंसा। अगला प्रश्न है 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये 1942 में किया गया था, 1942। अगला प्रश्न है वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी वस्तुओं की खरीदी, ऑप्शन डी विदेशी वस्तुओं की खरीदी। अगला प्रश्न है किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था, 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च किस स्थान से शुरू हुई थी? इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती। नमक तोड़ो कानून की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। अगला प्रश्न है डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? तो दोस्तों ये चंपारण था, चंपारण बिहार में चंपारण था। अगला प्रश्न है किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए? किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? दोस्तों बताना है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन ए से होगा गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये सितंबर 1931 में शुरू हुआ। दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 31 और 1932। अगला प्रश्न है साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। तो दोस्तों वो था ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1932, ऑप्शन डी 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो दोस्तों वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन सिंह। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है?
सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इनका ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन डैश में किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन डैश में किया गया था? तो दोस्तों ये 1942 में किया गया था, ऑप्शन सी 1942। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शहीद और स्वराज्य द्वीप, शहीद और स्वराज्य द्वीप। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जानकी नाथ बोस, ऑप्शन बी, जानकी नाथ बोस। अगला प्रश्न है, देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो दोस्तों वो थे तिरुपुर कुमरन, तिरुपुर कुमरन। अगला प्रश्न है, प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों वो 1936-37 में किए गए थे, ऑप्शन सी सही होगा, 1936 और 37। अगला प्रश्न है, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे श्रीनिवास अयंगर, ऑप्शन सी सही है, श्रीनिवास अयंगर। अगला प्रश्न है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता डैश द्वारा प्रदान की गई थी? प्रांतीय स्वायत्तता डैश द्वारा प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार का अधिनियम 1935, भारत सरकार का अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946, ऑप्शन सी, 1946। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो दोस्तों मध्यरात्रि का समय था, मध्यरात्रि का समय था, ऑप्शन सी सही होगा, मध्यरात्रि। दोस्तों ये 250 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। दोस्तों इसका मैंने फास्ट रिवीजन कराने की कोशिश की है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर